Hello friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 नाजिस्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो सबसे पहले टाइटल को जस्टिफाई कर लेते हैं। नाजिस्म क्या है? नाजिस्म जो है वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल आइडिया है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो कि आया था इन द टाइम ऑफ नाजी जर्मनी। ओके, उसके बाद हमें हिटलर के बारे में पढ़ना है। तो हमारी सोसाइटी में बेसिकली हम हिटलर किसी को कब बोलते हैं? जब वो हम पे अपनी हुक्म चलाता है, बहुत ज़्यादा हमसे रूड होता है, तब हम उसे हिटलर बुलाते हैं। तो इसका मतलब हिटलर जो था उसका व्यक्तित्व भी कुछ इसी प्रकार था, इसी तरह से रूड था, दूसरों पे हुक्म चलाता था और यही सब हो सकता है। अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones। यानी 1945 के स्प्रिंग टाइम की बात है। एक 11 साल का बच्चा जो कि जर्मनी में रहा करता था, जिसका नाम था हेलमुथ, वो बेड पे सोया हुआ था। तभी उसने अपने पेरेंट्स की बात सुनी, जो कि सीरियस टोन में कुछ बात कर रहे थे। His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone। यानी वो अपनी वाइफ से बात कर रहे थे, उसके फादर जो कि एक फिजिशियन थे, वो अपनी वाइफ से बात कर रहे थे कि समय आ चुका है, अब या तो हमें अपनी पूरी फैमिली को मारना होगा या फिर मुझे खुद ही, उसके फादर को खुद ही सुसाइड करना होगा। His father spoke about his fear of revenge। यानी उसके फादर जो थे वो रेवेंज, बदले के डर में ये सब चीज़ बोल रहे थे। वो कह रहे थे, Now the allies will do to us what we did to the crippled and Jews। यानी वो कह रहे थे कि अब अलाइज हमारे साथ वो करेंगे जो हमने ज्यूज़ यानी यहूदियों के साथ किए हैं। The next day he took Helmut to the woods where they spent their last happy time together singing old children's songs। यानी अगले ही दिन वो हेलमुथ को फॉरेस्ट में ले गए और वहाँ पे पिता और बेटे ने लास्ट बार यानी अपनी ज़िंदगी में लास्ट बार साथ में खुशी का समय, हैप्पी टाइम गुजारा और अपने पुराने दिनों के गाने जो है वो गा रहे थे। Later, Helmut's father shot himself in his office। और बाद में हेलमुथ के फादर ने खुद ही अपने आप को गोली मार दी अपने ऑफिस में। Helmut remembers that he saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace। यानी हेलमुथ को याद है कि किस तरह उसके पिता की खून लगी हुई यूनिफॉर्म को घर के आग में जलाया जा रहा है। So traumatized was he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years। यानी जो उसने सुना, जो उसने देखा, उसका उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि अपने घर पे अगले 9 सालों तक उसने अपने घर पे खाना नहीं खाया, क्योंकि उसे इसी बात का डर लग रहा था कि उसकी माँ कहीं उसमें जहर मिला के ना दे दे। और इसी डर की वजह से अगले 9 साल तक उसने अपने घर पे खाना नहीं खाया। यहाँ पे लिखा भी है, He was afraid that his mother might poison him। यानी इसको डर था कि उसकी मदर कहीं उसमें पॉइजन मिला के उन्हें ना खिला दे। Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Hitler। यानी उसके फादर जो थे वो नाजी थे, नाजी से ही बिलोंग करते थे और साथ ही साथ हिटलर के सपोर्टर थे, उसके सहायक थे। Many of you will know something about the Nazis and Hitler। यानी आप सब में से बहुत सारे होंगे जो कुछ ना कुछ नाजी और हिटलर के बारे में जानते होंगे। आप ये तो जानते ही होंगे कि हिटलर की बहुत ही शेयर डिटर्मिनेशन थी कि वो जर्मनी को टेक ओवर कर ले और आसपास का भी जो यूरोप है उसमें भी अपनी पावर को शो करे। यू मे हैव रीड दैट ही किल्ड ज्यूज़। आपने ये भी पढ़ा होगा कि उसने ज्यूज़ यानी यहूदियों को मारा था। बट नाजिस्म वॉज नॉट 1 or 2 आइसोलेटेड एक्ट्स। पर जो हम नाजिस्म की बात करने वाले हैं चैप्टर में, जो नाजिस्म एंड द राइज ऑफ हिटलर था, अब ये नाजिस्म इसमें 1 या 2 एक्ट्स नहीं है, ये असल में एक सिस्टम था, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिकल। यानी एक तरह का स्ट्रक्चर था जिसमें हर चीज़ को लेके उनके व्यूज़ लिखे थे, आइडियाज़ लिखे थे कि इस चीज़ के बारे में ये है। यानी सिंपल में बोले तो सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड
व्हाट नाजिस्म वॉज ऑल अबाउट, यानी अब पढ़ते हैं और देखते हैं कि नाजिस्म सच में किस चीज़ के बारे में है। Let us see why Helmut father killed himself and what the basis of his fear was। यानी अब हम देखते हैं कि हेलमुट फादर ने क्यों अपनी जान ली और उनके इस डर का बेसिस कारण क्या था। इन May 1945 जर्मनी सरेंडेड टू द अलाइज। अब अलाइज क्या है? अलाइज जो है वो अलाइड पावर्स है, जिसमें पहले यूके और फ्रांस थे और बाद में उसे यूएसएसआर और ब्रिटेन और यूएसए ने ज्वाइन किया। तो जो जर्मनी थी उसने 1945 में अलाइज के सामने सरेंडर कर लिया। Anticipating what was coming, Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April। अब इसके बाद क्या हुआ कि हिटलर और उसकी पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया। एट द एंड ऑफ द वॉर, यानी लड़ाई के अंत में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बिठाई गई, ठीक है, जिसमें नाजी वॉर क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट किया गया, उन्हें सज़ा दी गई जो भी उन्होंने क्राइम्स किए हैं पीस के ख़िलाफ़, और जो भी उन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं या फिर इंसानियत के ख़िलाफ़ जो भी उन्होंने क्राइम किए हैं उसके लिए उन्हें सज़ा दी गई। Germany conducted during the war, especially those actions which came to be called crimes against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation. What were these acts? यानी इस वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने जो जो एक्ट्स किए उन्हीं को बाद में कहा जाने लगा क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मतलब इतने खराब काम किए थे कि आप सोच भी नहीं सकते, जो आप आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हो। Under the shadow of the Second World War, Germany had waged a genocidal war। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के छाँव में उन्होंने एक जेनोसीडियल वॉर स्टार्ट की। जेनोसीडियल वॉर जो है वो एक ऐसी वॉर होती है जिसमें बहुत ही लार्ज स्केल पे लोगों की हत्या की जाती है, which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe। यानी जो बेकसूर लोग थे उनका भी बहुत ही लार्ज स्केल पे मर्डर किया गया। The number of people killed included 6 million Jews, 2 lakh gypsies, 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled। ओके तो फिर उन्होंने बहुत लोगों को मारा, जिसमें 6 मिलियन ज्यूज़ थे, 2 लाख जिप्सीज थे, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस थे और 70,000 जर्मन्स थे जो कि फिजिकली या फिर मेंटली डिसेबल थे या फिर हैंडीकैप्ड थे। Nazis devised an unprecedented means of killing people, that is, by gassing them in various killing centers like Auschwitz। यानी बहुत सारे अलग अलग तरीके इन्होंने ढूंढे लोगों की हत्या करने के लिए, अलग अलग बहुत सारे सेंटर्स भी बनाए लोगों को मारने के लिए। द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। पर जो ये न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल है इसने सिर्फ और सिर्फ 11 नाजीज को मौत की सज़ा सुनाई और बाकी सबको ज़िंदगी भर के लिए इम्प्रिजन कर दिया। The retribution rate come, yet the punishment of the Nazis was far short for the brutality and extent from the crimes। यानी इतनी सज़ा मिल रही फिर भी जो उन्होंने काम किया है उसके सामने ये सज़ा जो है वो काफ़ी कम है। The Allies did not want to be harsh on defeated Germany as they had been after the First World War। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जीतने के बाद अलाइज जो थे उन्होंने जर्मनी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा हार्श हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा रूल्स उन पर थोप दिए थे, पर सेकेंड वर्ल्ड वार में हराने के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of First World War। What was this experience? सबको लगने लगा कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इन हिटलर्स और ये सब की वजह से हुआ है। तो अब देखते हैं कि ये एक्सपीरियंस क्या था। फर्स्ट टॉपिक, बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक। जर्मनी, अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी 20th सेंचुरी की शुरुआत में ये बड़ा ही पावरफुल एम्पायर था और इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ाई की थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक हुई थी, जिसमें ये ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ था और अलाइज यानी इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के खिलाफ था।
ऑल जॉइन द वॉर enthusiastically hoping to gain from a quick victory। यानी सबसे पहले तो 2-3 देशों के बीच की लड़ाई थी, फिर धीरे धीरे ये लड़ाई बढ़ती गई और सारे देशों ने इसमें हिस्सा लिया। सब ये सोच रहे थे कि बहुत ही जल्दी 2-3 महीने में ये लड़ाई ख़त्म होगी, पर ये लड़ाई तो 4 साल चल गई। Little did they realize that the war would stretch on, eventually draining Europe of its all resources। बाद में जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि अगर उन्होंने ये लड़ाई और लड़ी तो यूरोप की जितने भी रिसोर्सेस हैं सब ड्रेन आउट हो जाएंगे। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। यानी जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में आया तो शुरू में उसको फ़ायदा हुआ क्योंकि उसने फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्युपाई कर लिया। पर अलाइज़ वाली जो थी जिसमें फ्रांस रसिया वो सब थे, तो उसमें जब यूएस ने एंट्री पाई 1917 में, तो उस वक्त ये जो अलाइज़ थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और इसी यूएस की एंट्री के बाद जर्मनी जो है वो हार गई और ये जो जर्मनी थी वो सेंट्रल पावर्स में आती थी। यानी अलाइड पावर्स में थे फ्रांस, रसिया, यूएस और ये जो सेंट्रल पावर्स थे इसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रियन एम्पायर, ये सब। The defeat of Imperial Germany and the abdication of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast Germany polity। यानी उसके पहले वहाँ पे एम्परर वाला रूल चलता था, तो जैसे ही ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गए तो वहाँ की जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि एम्परर ने इतना सारा नुकसान कर दिया है तो लोगों को भड़का देते हैं उसके खिलाफ और हम खुद अपनी पार्टी बनाते हैं। A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure। यानी फिर क्या हुआ, एक नेशनल असेंबली की मीटिंग हुई, कहाँ पे, वीमर में हुई और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर था, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी डिवीज़न ऑफ पावर। Deputies were now elected to the German parliament or Reichstag on the basis of equal and universal votes cast by all adults including women। यानी बहुत सारे इसमें अच्छे अच्छे राइट्स हैं, इसमें सबको वोटिंग करने का अधिकार मिला, अब चाहे वो मैन हो या फिर वुमेन हो, सबके वोट की इक्वल वैल्यू हुई और सबको वोटिंग करने का अधिकार मिला। This republic, however, was not received well by its own people largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War। पर ये जो रिपब्लिक था ये अपने लोगों का ज़्यादा दिल नहीं जीत पाया, ठीक है, ज़्यादा लोगों को खुश नहीं कर पाया क्योंकि जब जर्मनी हार गया तो उसे फोर्स किया गया। द पीस ट्रीटी एट वर्साइलेस विद द अलाइज वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। यानी अब ये जो अलाइज है उन्होंने इन पे कोई एक बड़ा सा रूल थोपा जो कि था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्श था और ह्यूमिलेटिंग था। उन्होंने जर्मनी की सारी ओवरसीज़ कॉलोनीज़ ले ली, उसके पॉपुलेशन के 1/10 लोग ले लिए, इसकी टेरिटरीज़ का 13% ले लिया, आयरन जो वहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता था उसको 75% ले लिया, कोल का 26% ले लिया और ये सब किसने लिया, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुनिया। द अलाइड पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर, और साथ ही साथ उसको डीमिलिटराइज कर दिया कि आपके यहाँ कभी भी 1 लाख से ज़्यादा मिलिट्री मैन नहीं आएंगे। और सिर्फ बोला नहीं, वो हर साल चेक करने भी आते थे कि कितने लोग हैं मिलिट्री में, ठीक है। अब ये 1 लाख से ज़्यादा क्यों नहीं होने देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमने जर्मनी के साथ बुरा किया है और अगर ये 1 लाख से ज़्यादा मान लो बहुत ज़्यादा लोगों को आर्मी में ले लिया तो इनकी पावर बढ़ जाएगी और हो सकता है फिर ये हम पे अटैक करें। द वॉर गिल्ट कॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेज द अलाइड कंट्रीज सफर्ड। यानी जो वॉर गिल्ड था उसने ये बोला कि जर्मनी जो है वही इस वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो भी इन अलाइड कंट्रीज़ का डैमेज हुआ है उसको जो कंपनसेशन देगा वो देगा जर्मनी। जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन, यानी 6 बिलियन उन्हें कंपनसेशन देना पड़ा। The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland for much of the 1920s। यानी अलाइड की जो आर्मी थी, यानी जर्मनी में एक बहुत ही रिसोर्स में रिच लैंड थी राइनलैंड, तो उसे ऑक्यूपाई कर लिया अलाइड आर्मी ने 1920 में। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles।
यानी बहुत सारे जर्मन्स लोग थे, उन्होंने यही समझा कि ये जो हमारी हार हुई है, हमें कंपनसेशन देना है, ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है इस वीमर रिपब्लिक की वजह से, और उन्हीं की वजह से हम पे ये ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस लगा है। नाउ लेट्स सी द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, यानी वॉर के क्या क्या इफेक्ट हुए। द वॉर हैड ए डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कंटिनेंट, यानी पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। अब चाहे वो साइकोलॉजिकली बोले या फिर फाइनेंशियली। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ द डेप्टर्स, यानी सबसे पहले यूरोप से लोग पैसे लेते थे, पर इस वॉर के बाद यूरोप को दूसरे से पैसे लेने पड़े। Unfortunately, the Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire, और पुराने एम्पायर से भी जो गलतियाँ हुई हैं उसको भी सिर्फ और सिर्फ वीमर रिपब्लिक को पे करना पड़ा। The Republic carried the burden of war guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation, यानी कंपनसेशन देना पड़ा, सब कुछ उन्हें लास्ट में सबकी बात माननी पड़ी। जिन्होंने भी वीमर रिपब्लिक को मतलब सपोर्ट किया वो टारगेट ऑफ अटैक बन गए, यानी सब उन्हीं को मारने का वो टारगेट बन गए, और उन्हीं को नवंबर क्रिमिनल्स का दर्जा दिया गया, यानी जिन्होंने भी वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट किया दे वेयर कंसाइडर्ड एज नवंबर क्रिमिनल्स। This mindset had a major impact on the political developments of the early 19th, और यही चीज़ जो है, यही जो वॉर की वजह से जो हुआ 1930 में जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए, इस पे इसका बड़ा ही मेजर इम्पैक्ट पड़ा, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डेप्ट लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी, यानी ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था इसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा यूरोपियन सोसाइटी पे। जो भी पॉलिटिशियंस थे, पब्लिसिस्ट थे, वो सब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए। ठीक है। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, मीडिया ने भी ट्रेंच लाइफ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया। द ट्रुथ हाउ एवर वॉज दैट सोल्जर्स लिव्ड माइजरेबल लाइफ्स इन दिस ट्रेंचेस, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उसे ग्लोरीफाई कर रहे थे कि कितनी अच्छी है ट्रेंच लाइफ, पर सच तो ये है कि वो जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। दे फेस्ड पॉइजनस गैस, यानी पॉइजनस गैस को फेस करना पड़ता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती थी, और जो रैंक्स है वो भी बड़ी जल्दी ही रिड्यूस हुआ करती थी। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर, यानी पब्लिक स्फीयर में जो भी होता था उसके लिए इन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता था, और जो पब्लिक यानी मतलब जो ज़्यादा सपोर्ट था वो भी सिर्फ और सिर्फ इन डिक्टेटरशिप्स को ज़्यादा मिला, जैसे कि जिनमें से एक था हिटलर। हिटलर जो था वो भी एक मिलिट्री डिक्टेटर था, और उसी को भी जो उसी से सपोर्ट मिला। डेमोक्रेसी वॉज इंडिया यंग एंड फ्रेजाइल इंडिया, यानी डेमोक्रेसी जो थी वो पूरी तरह से एक फ्रेजाइल आइडिया बन चुकी थी, यानी थोड़ी देर के लिए बनती थी फिर ख़त्म हो जाती थी, और जो कि ज़्यादा देर तक सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर पाती थी। ज़्यादातर थे कि सोसाइटी में भी सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई थी, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाई। नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। The birth of the Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of the Spartacist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia, यानी अब वहाँ पे जो सरकार थी, जैसे हमने रशिया में बोल्शेविक्स के बारे में पढ़ा, ठीक उसी पैटर्न पे चल रही थी। सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वेयर स्टेबलाइज्ड इन मेनी सिटीज़, यानी बहुत सारी सिटीज़ में वर्कर्स और सेलर्स के सोवियट्स बने हुए थे। The political atmosphere was charged with demands for Soviet style governance, यानी जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था वो भी यही चाहता था कि सोवियत स्टाइल के साथ जो है यहाँ पे सरकार बने। Those opposed to this, such as the socialists, Democrats and Catholics, met in Weimar, यानी जो भी इसको अपोज करते थे वो सब वीमर में मीट किया करते थे, और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को सपोर्ट किया करते थे, उसी को शेप दिया करते थे। ठीक है, यानी लोग जो थे वो सोवियत स्टाइल के साथ थे, और जो नहीं थे वो वीमर पे मीटिंग किया करते थे और शेप दिया करते थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को। द वीमर रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ अ वॉर, यानी अभी जो वीमर रिपब्लिक है इन्होंने इस सबको क्रश करके रखा वॉर के अंदर। ठीक है। द एंगाई स्पार्टकाटस लेटर फाउंड दैट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, communists and socialists henceforth became irreconcilable enemies and cannot make cause against
हिटलर। यानी अब इसी वजह से बहुत सारे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और इसी वजह से वो हिटलर के खिलाफ खड़े नहीं हो पाए। बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्राफ्ट फॉर रेडिकल सॉल्यूशंस। यानी रेवोल्यूशनरीज जो भी थे या जो भी मिलिट्री नेशनलिस्ट थे उन सब ने रेडिशियल सॉल्यूशंस को काफ किया, यानी बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशंस बताए कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जर्मनी ने जो लड़ाई लड़ी थी वो सिर्फ और सिर्फ लोन पे लड़ी थी और लोन पे लड़ने के बाद पैसे भी देने पड़ते हैं, तो उसने जो रिपरेशंस दी थी वो गोल्ड में दी थी। अब इसकी वजह से गोल्ड उन्होंने इसे देख लिया, पहले उनसे उतने सारे रिसोर्सेज छिन गए थे। अब इसी की वजह से गोल्ड जो है उसका डेप्लेशन हो गया, यानी गोल्ड बहुत ज़्यादा कम हो गया। In 1923, Germany refused to pay and the French occupied its leading industrial area। यानी अब 1923 तक इसके पास कुछ पैसे नहीं बचे तो इसने बोला कि अब हम नहीं देंगे। तो फ्रांस भी जो था वो कम नहीं था, उसने भी गुस्से में बोला कि हम आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया है रूर उसे ऑक्यूपाई कर लेंगे और वहाँ का जो भी कोल है वो हमारा हो जाएगा, हम उसको क्लेम कर लेंगे। Germany retaliated with passive resistance and printed paper currency recklessly। अब इससे जो जर्मनी में क्या हुआ, इतनी गरीबी आ चुकी थी तो उन्होंने सोचा गरीबी हटाने के लिए हम बहुत ज़्यादा पेपर करेंसी जो है प्रिंट करते हैं। अब ज़्यादा प्रिंट करने से लोग अमीर तो होंगे नहीं, एक चीज़ होती है कि जो जर्मन की करेंसी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो डाउन हो जाती है। ज़्यादा पैसे दे देने से लोग नहीं अमीर होते, ठीक है, ज़्यादा पैसे प्रिंट करने से लोग अमीर नहीं होते, उल्टा जो नोट की वैल्यू है, जो करेंसी की वैल्यू है, दैट गेट्स डाउन। In April, the US dollar was equal to 24,000 marks. In July, 3,53,000 marks. In August, 4,46,21,000 marks. And at 99 crore 88 lakh 60,000 marks by December, the figure had run into trillions। यानी ऐसी उसकी धीरे धीरे डेवलपमेंट, पहले लाख, फिर 10 लाख, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन और ऐसे ही करके वो ट्रिलियंस पे पहुंच गया। पर अब जो मार्क की वैल्यू थी वो कोलैप्स यानी बहुत ही कम हो गई थी, इसलिए जो गुड्स का प्राइस था वो भी काफ़ी कम हो गया था। The image of Germans carrying cart loads of currency notes to buy a loaf of bread has widely publicized, evoking worldwide sympathy। यानी बहुत सारे जो वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे ये बताया गया कि जर्मन्स के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो ब्रेड खरीद सके, जिससे उन्हें पूरे वर्ल्ड से सिंपैथी मिली। दिस क्रिसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। अब यही जो क्रिसिस है उसको नेम दिया गया हाइपर इन्फ्लेमेशन, अ सिचुएशन व्हेन प्राइजेस राइज फेनोमेनली हाई। और ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किसी भी चीज़ का जो प्राइस है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा रेट पे भी बढ़ता है। अब हम आते हैं ईयर्स ऑफ डिप्रेशन पे। अब 1924 और 1928 के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाई दी थी, कहाँ पे, जर्मनी में। अब पर फिर भी ये जो स्टेबिलिटी थी वो सैंड पे बनी थी, सैंड पे बनी थी मतलब बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम के लिए थी। German investments and industrial recovery were totally dependent on short-term loans। यानी जो भी जर्मनी की इन्वेस्टमेंट होती थी, जो भी इंडस्ट्रियल रिकवरी होती थी, वो छोटे छोटे लोन्स पे बेस्ड थी जो कि वो यूएसए से लेते थे। और ये यूएसए सपोर्ट मिलता था उन्हें वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज से। जैसे आज शेयर मार्केट है, ठीक वैसे ही उस वक्त थी वॉल शेयर एक्सचेंज, जो कि 1929 में क्या हो गई, क्रैश हो गई। और जब यही क्रैश हो गई तो उसके बाद बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। फियरिंग अ फॉल इन प्राइजेस, बहुत सारा प्राइजेस में फॉल हो गया, लोगों को बहुत ही डर के मारे कि अब हम उन्होंने जो भी उसमें शेयर्स खरीदे थे सब तो बर्बाद हो गए, तो इसलिए उन्होंने अपने शेयर बेच दिए। और सिर्फ एक दिन 24 अक्टूबर को एक ही दिन में 13 मिलियन शेयर्स जो थे वो बिक चुके थे। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, अभी तो और कुछ देखना है। और ये जो है उसे ही नाम दिया गया ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी आने वाले आगे के 3 साल 1929 और 1932, इसमें जो यूएसए की नेशनल इनकम थी वो एकदम आधी हो गई, फैक्ट्रीज बंद पड़ गई, जो भी एक्सपोर्टर्स थे वो रुक गए और फार्मर्स भी बहुत ही ज़्यादा बैडली हिट थे। और सबसे ज़्यादा नुकसान तो पहुंचा था यूएस की इकोनॉमी की, और यूएस की इकोनॉमी में ही सब डिपेंडेंट थे, इसी वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड को ये फेस करना पड़ा था। साथ ही साथ जो जर्मन इकोनॉमी थी उसको भी बहुत ही बड़ा झटका लगा था।
By 1932, industrial production was reduced to 40% of the 1929 level, यानी 1929 में जितना प्रोडक्शन था उससे 40% कम प्रोडक्शन हो गया 1932 में। वर्कर्स को अपनी जॉब खोनी पड़ी या फिर बहुत ही कम वेजेस उन्हें मिलती थी, और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयड का जो नंबर था वो 6 मिलियन से भी आगे चला गया। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी यू कुड सी मैन। अब हालात ऐसे आ गए थे कि जो भी लोग रास्ते में ट्रैवल करते थे वो क्या अपने आगे एक मतलब प्लाकार्ड बना लेते थे जिस पे वो लिखते थे विलिंग टू डू एनी वर्क, यानी वो कोई काम करना चाहते थे तो जिसको भी किसी कोई इंसान को काम में रखना होगा तो वो उसको बुला लेगा। ऐसे हालात वहाँ पे आ चुके थे। एक बोर्ड बना दिया, उस पर लिख दिया विलिंग टू डू एनी वर्क। ठीक है, अब जॉब्स डिसअपियर हो गए तो लोग जो है वो बेकार का कुछ भी काम करने लगे, टाइम पास। अब आपके पास काम नहीं रहेगा तो आप तो कुछ भी करोगे। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटीज़, यानी इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बहुत ज़्यादा लोगों को टेंशन हुई, लोगों के अंदर बहुत सारा डर आया, और साथ ही साथ जो मिडिल क्लास थे उनको तो सबसे ज़्यादा सहना पड़ा, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा डर था कि हम गरीब ना हो जाएं। These sections of society were filled with the fear of proletarialization. प्रोलेटराइजेशन जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंसान को डर लगता है कि कहीं वो गरीब ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो डर था वो सबसे ज़्यादा किसको सहना पड़ा? मिडिल क्लास लोगों को। ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, यानी सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थे वही अपना काम ठीक से चला पाए, और जो भी बड़े बड़े बिजनेस थे सब जो थे मुश्किल में थे। इस तरह से पूरी इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा था। अब वीमर रिपब्लिक जो था वो पॉलिटिकली भी काफ़ी फ्रेजाइल था, काफ़ी कमज़ोर था, थोड़े से चीज़ों से टूट जाता था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप थी। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे कुछ होता था तो वो होता था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दिस मेड अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय वन पार्टी। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है तो इसी वजह से किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला करती थी, जिसकी वजह से बहुत सारी इंस्टेबिलिटीज़ आई। नेक्स्ट टॉपिक,